Hello student, good morning. Today we will start the class 8 English medium subject social science chapter second. इससे हम next question देखते हैं. Let's start the next question. Next question है हमारा what were the main characteristic of Pitt's India Act. एक एक्ट था पीट इंडिया एक्ट, तो उसके अपने को कैरेक्टरिस्टिक बताना है. ठीक है, इसका आंसर है द एक्ट ग्रांटेड कंप्लीट कंट्रोल द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन इंडिया. ठीक है, ये जो एक्ट था ये स्वीकृत किया गया किसके लिए भाई? कंट्रोल करने के लिए, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट और साथ में जो उसके प्रभाव थे, अफेयर्स मतलब प्रभाव. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी है ना, कंपनी की जितनी भी बागडोर थी जो भारत में स्थापित थी और उस पर कंट्रोल करने के लिए ये किया गया. और किसके द्वारा लगाया गया था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा. द एक्ट रिस्ट्रिक्टेड द कंपनी फ्रॉम इंडulging इन वारफेयर इन इंडिया. ठीक है, जो एक्ट था रिस्ट्रिक्टेड, इसको प्रतिबंधित भी किया गया. द कंपनी है ना, फ्रॉम इंडulging इन वारफेयर. इंडulging का मतलब होता है लिप्त होना, किसमें? वारफेयर. वारफेयर का मतलब होता है युद्ध. इन इंडिया है ना, तो इंडिया में ये लिप्त थी, जो कंपनी के बारे में बता रहे हैं. इट क्लियरली मेंशन दैट एक्सपांशन ऑफ रूल. ये जो इससे ये क्लियर इसका जिक्र होता है कि जो रूल था, जो नियम था, अगेंस्ट द पॉलिसी, जो नीति के विरुद्ध थी. उसके बाद में ऑनर, सम्मान, एंड विल ऑफ द नेशन, और इस राष्ट्र के खिलाफ थी. बट द इंग्लिश पॉल्यूटेड इट. लेकिन जो क्योंकि जो अंग्रेज थे वो इसका उल्लंघन कर रहे थे. ठीक है, फ्रॉम 1784 द गवर्नर जनरल बिकम द रियल रूल ऑफ इंडिया. उसके बाद 1784 में जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने बनाया एक रूल है ना, एक रियल रूल बनाया. किसके लिए? ऑफ इंडिया के लिए. ही गवर्न द कंट्री थ्रू आर्मी. जो गवर्नमेंट थी, द कंट्री किसके थ्रू? आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल एंड जुडिशियल. ठीक है, किसके थ्रू ये लगा रही थी? आर्मी के थ्रू, पुलिस के थ्रू, और गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट संस्था है और कानून है ना, इनके द्वारा ये रूल्स लगा रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एलुब्रेट हाउ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द इंडियन इंडस्ट्री. देखिए, क्वेश्चन अपने को बताना है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी ब्रिटिश रूल की, वो भारतीय जो उद्योग थे उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा. द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंज इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री. इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी अंग्रेजों की, ब्रिटिश की, वो काफ़ी बदलाव लाया भारत के कारखाने, उद्योग और इंडस्ट्री क्षेत्र में. दिस पॉलिसी डैमेज द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप ऑफ इंडिया. ये जो पॉलिसी, इसने जो परंपरागत जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके सेटअप को बिगाड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था. द ब्रिटिश पॉलिसी हैड डिस्ट्रियस इफेक्ट ऑन द कॉटेज इंडस्ट्री. ठीक है, जो ब्रिटिश रूल था, जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, इसका काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ा भारत के लघु उद्योगों पर. आर्टिजेंस, जो हस्तकला थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, और जो हस्तकला जो छोटे उद्योग थे उस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा. इनिशियली आर्टिजेंस एंड क्राफ्ट्समैन यूज्ड टू सेल देयर गुड्स. देखिए, शुरुआत में जो भारत के जो कारीगर थे, हस्तशिला वाले, ये सब अपने
वस्तुओं को ये डायरेक्ट सेल करने लगे टू फॉरेन ट्रेड्स, है ना, जो फॉरेन कंपनी को, और प्रॉफिट कमाने लगे. द डिमांड फॉर इंडियन गुड्स इन फॉरेन मार्केट वॉज इनोरमस एंड इट स्टार्टेड अफेक्टिंग द ब्रिटिश इंडस्ट्री एडवर्सली. इस तरह से भारतीय वस्तुओं की फॉरेन मार्केट में डिमांड बढ़ गई. ठीक है, विशाल, एनोरमस का मतलब होता है विशाल, और जिससे ब्रिटिश इंडस्ट्री पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगा. द इंडस्ट्री फेस एन एक्यूट प्रॉब्लम. जो इंडस्ट्री थी वो काफ़ी बड़े प्रॉब्लम वो फेस करने लगी ऑफ सर्वाइवल, एंड अल्टीमेटली द ब्रिटिश बैंड द ट्रेड एंड यूज द इंडियन क्लॉथ्स. और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्री पे बैंड लगा दिया और वो भारतीय जो भारतीय क्लॉथ से उसका यूज़ वो करने लगे. द लॉ वाज पास्ड बिटवीन 1700 टू 1720 इन इंग्लैंड. इस बीच में 1700 से लगा के 1700 बीच में इंग्लैंड में एक लॉ को पास किया गया टू बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडियन क्लॉथ. जो इंपोर्ट था इंडियन क्लॉथ का, उस पर रोक लगा दी गई. विच हिट द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेवरली. ठीक है, जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको डायरेक्ट चोट पहुंचाई गई. आगे देखते हैं. द ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन द मार्केट ऑफ इंडिया. और फिर जो ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो भारतीय मार्केट में काफ़ी तेजी से वो चलने लगी. इंडियन क्लॉथ इन ऑर्डर टू अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट. और जो भारतीय कपड़ा था, भारतीय क्लॉथ से उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट होने लगा. मशीन मेड फॉरेन क्लॉथ वाज ब्रॉड फॉर सेल इन इंडियन मार्केट. और जो फॉरेन कपड़ा था, जो मशीनों से बना हुआ, वो भारतीय बाजार में काफ़ी तेजी से वो बिकने लगे. विच वॉज चीपर, जो सस्ते थे. एंड सो इज अफेक्टेड द मार्केट ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री एडवर्सली. और ये कपड़ों ने भारतीय जो मार्केट था, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, उस पर उसका विपरीत प्रभाव डालना शुरू कर दिया. व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट का वो मतलब पूछ रहा है. इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द कंपनी. 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक इंट्रोड्यूस किया, स्थापना की, तो परमानेंट सेटलमेंट की. क्यों? इंक्रीज इनकम. ठीक है, भारत में जो कंपनी की इनकम है उसको बढ़ाने के लिए. अंडर द सिस्टम द जमींदार वेयर मेड लैंड ओनर. इस सिस्टम के अंतर्गत जो जमींदार था उसको जो जमीन थी उसका ओनर बना दिया गया. देयर राइट्स ऑफ ओनरशिप वाज मेड हेरिडिटरी. और जो राइट्स के अधिकार थे वो उसको जन्मजात मिलने लगे. दोज हु प्लग्ड द फील्ड वेयर लैंड ओनर. उसके बाद जो लैंड ओनर था वो उसको उस जमीन को वो तैयार करने लगे. प्लगेड का मतलब होता है तैयार करना, जोतना. एंड दे डायरेक्टली पे टैक्स टू कंपनी. और वो डायरेक्ट उसके द्वारा कंपनी को टैक्स पे करने लगे. द पेजेंट लॉस द राइट ऑफ लैंड ओनरशिप. द पेजेंट मतलब किसान होते हैं, और किसान अपना जो राइट का अपना अधिकार है उस जमीन से वो खोने लगे, उसकी ओनरशिप खोने लगी. इफ द फेल टू पे द रेवेन्यू. और वो जो रेवेन्यू था, जो राजस्व था, वो पे करने में वो फेल्ड होता गया. मतलब वो पे नहीं कर सकता था क्योंकि उसका जमीन से अधिकार खत्म हो चुका था. दिस सिस्टम वॉज बिलो एज प्रोडक्शन. ये जो सिस्टम था वो नीचे आ गया, जो प्रोडक्शन था उससे भी नीचे. स्लम्ड. ठीक है, स्लम्ड का मतलब होता है नीचे आना. तो प्रोडक्शन नीचे आने लगा. एंड द पेजेंट दे आर ऑप्रोसेड. ठीक है, ऑप्रोसेड का मतलब होता है उत्पीड़न. तो किसान कैसे हो गए? किसानों को उत्पीड़न होने लगा. बट स्टेट ऑफर स्वैंग विथ रेवेन्यू, है ना. लेकिन स्वैंग का मतलब होता है लोहे का संदूक ये भरने लगा. विथ रेवेन्यू, राजस्व से. एक तरह की जो पेटी थी
ये पेटी जो राजस्व था उससे ये भरने लगा।